आई होप सब लोग बढ़िया होंगे और खूब धम पढ़ रहे होंगे। जब बहुत दिन तक हम एक साथ पढ़ाई करते रहते तो हमें ये लगता है कि ये ज़्यादा जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा तो ये जो पढ़ाई है, ये जो प्रिपरेशन है हमारे लिए ईजियर होती जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमको कुछ दिनों के बाद वापस थोड़ी एनर्जी की ज़रूरत होती है, थोड़ी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि जैसे जैसे हमारा रूटीन बनता जाता है वैसे वैसे वो रूटीन बोरिंग भी होता जाता है। और किसी भी हैबिट के लिए सबसे डेंजरस वर्ड है बोरिंग। कोई भी अच्छी हैबिट आपको पड़ेगी, लेकिन वो अगर बोरिंग हो गई, उसमें एक्साइटमेंट कम हो गया, तो फिर आपको मज़ा आना बंद हो जाएगा। इसीलिए जैसे टीचर्स हैं, कुछ दिन पढ़ाते हैं, बहुत मज़ा आता है, वही टीचर कुछ दिनों बाद तक पढ़ाता है तो क्योंकि उसके जोक भी वही पुराने हैं, बोलने का तरीका भी वही पुराना, अब हैबिचुअल होते जा रहे हैं, तो वही चीज़ें अब उतनी मज़ेदार नहीं लगती हैं, क्योंकि वो जोक भी जैसे एक रिपीट होता रहे तो फिर पहले पहले सुनने में बढ़िया लगता है, बाद में उतना मज़ेदार नहीं होता। तो ये बोरिंग वाला जो चीज़ है, ये बड़े लोगों की लाइफ में आफत क्रिएट करता है। इसलिए वही लोग इस तैयारी को सक्सेसफुली कर पाते हैं, इवन विद द बोरिंग टीचर्स, बोरिंग बुक्स एंड एवरीथिंग बोरिंग। जो बोरिंग को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो पहले ही मान लेते हैं कि हाँ भाई ठीक है, जो होगा वो होगा, लेकिन ये प्रोसेस है, ये हमें फॉलो करना ही है। इसीलिए मैं आपको टाइम टेबल की तरफ पुश करता हूं, क्योंकि टाइम टेबल में बहुत सारे ऐसे खेल हैं जो नए नए आप खेल सकते हैं। आप सुबह के टाइम पढ़ सकते हैं ज्यादा, शाम के टाइम पढ़ सकते हैं ज्यादा, किसी दिन टाइम टेबल को थोड़ा जंबल कर सकते हैं, किसी दिन सब्जेक्ट को थोड़ा कम पढ़ सकते हैं, न्यूमेरिकल ज्यादा कर सकते हैं, किसी दिन न्यूमेरिकल्स कम कर सकते हैं, थ्योरी ज्यादा पढ़ सकते हैं। इस तरह से मिक्स एंड मैच करते रहिए, अपने तैयारी में थोड़ा बहुत प्लस माइनस अपने आप करते रहिए। किसी दिन डिफिकल्ट क्वेश्चंस कीजिए, बोलिए कि टाइम की लिमिट नहीं है, लेकिन हम यही 4 सवाल करेंगे, डिफिकल्ट जरूर है लेकिन करते रहेंगे। और किसी दिन बोलिए कि हम ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे, इजी वाले कर लेंगे, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट में ज्यादा चीजें कवर हो जाए। हमको बहुत भयंकर डिफिकल्ट सवाल की नहीं, आज मेंस के हिसाब से तैयारी करते हैं, आज एडवांस की तैयारी करते हैं। तो इस तरीके से कुछ मिक्स एंड मैच कीजिए अपनी प्रिपरेशन में, तभी आपका मोमेंटम लगातार रहेगा। वरना 2-3 महीने पढ़ने के बाद ज्यादातर बच्चों की स्टीम खत्म हो जाती है। यहां पे लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन ऑफ गिवन बाय ऐसा, तो मैंने लिखा था कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हो और पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो, तो माइनस इंटीग्रेशन EX dx प्लस EY dy प्लस EZ dz, इसको आप सॉल्व कर दीजिए और बाहर माइनस लगा रहने दीजिए। इसमें x का कोऑर्डिनेट, y का और z का, सारे वैल्यूज दिए हैं, सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। ये एक तरह का सवाल हुआ, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है और पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है। दूसरे सवाल में पोटेंशियल का फंक्शन दिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस dV/dr। तो माइनस dV/dr और फिर r कैप, तो यहां पे लगाया माइनस, इसको k/r को डिफरेंशिएट करा तो d/dr ऑफ k इंटू आर का पावर -1 माइनस 1 k इंटू आर का पावर -2। आर कैप अलग लगा देते हैं, प्लस k/r स्क्वायर आर कैप। इसको लिख देना भाई, आर कैप का वैल्यू तुम निकाल लोगे, k/r स्क्वायर का वैल्यू तुम्हें पता है। चलिए, लास्ट क्लास में हमने फील्ड लाइन के 2-3 स्टेटमेंट पढ़े, आप चाहें तो देख लीजिए। मैंने ऐसा लिखा कि अगर आपने डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग किया तो पोटेंशियल डिक्रीज कर जाता है, डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट किया तो पोटेंशियल इंक्रीज हो जाता है, और डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर किया तो पोटेंशियल चेंज नहीं होता, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो भी पोटेंशियल चेंज नहीं होता। इस बात का मतलब आप लोग समझ गए होंगे,
मान लीजिए कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनी हुई हैं, ऐसे बनी हुई है। मैंने बोला इस इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 पॉइंट है ए एंड बी। अगर हम ए से बी की तरफ आएंगे तो हम उसी रास्ते पे चल रहे हैं जिस रास्ते पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के रास्ते में अगर हम चलेंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज कर जाएगा, यानी VB इज लेस देन VA। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर चल के C पॉइंट पे पहुंचेंगे तो आप कहेंगे VC इज इक्वल टू VA। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर में पोटेंशियल चेंज नहीं होता। इसका मतलब है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है वहां पे अगर कोई ऐसा सरफेस बनाए कि सरफेस का हर पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो, ऐसे सरफेस पे पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाएगा। ऐसे सरफेस को जहां पर पोटेंशियल चेंज नहीं होता, जैसे इसके एक पॉइंट का पोटेंशियल अगर 20 वोल्ट है तो 20 20 20 हर पॉइंट का पोटेंशियल 20 वोल्ट हो जाएगा। अगर इसके एक पॉइंट का पोटेंशियल 30 वोल्ट है तो इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल 30 वोल्ट हो जाएगा। तो आप कहेंगे ये वाला सरफेस एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है 30 वोल्ट का, और ये वाला सरफेस अनदर इक्वी पोटेंशियल सरफेस है 20 वोल्ट का। ठीक, तो लोकस ऑफ अ सरफेस हैविंग इक्वल पोटेंशियल इज कॉल्ड इक्वी पोटेंशियल सरफेस, और इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ये बात आपको क्लियर हो गई, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है। ई डॉट डी आर 0 हो जाए वो तब हो सकता है जब या तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्प्लेसमेंट यानी सरफेस के परपेंडिकुलर हो। तो अगर इस सरफेस पे किसी भी जगह पर चलेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर रहेगा तो पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एट अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस, वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर मान लीजिए कहीं पर दो सरफेस आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो एक सरफेस कहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे परपेंडिकुलर है, दूसरा सरफेस कहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे परपेंडिकुलर है, लेकिन एक ही जगह पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलग अलग डायरेक्शन नहीं हो सकते। इसका मतलब है जहां पर दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहीं क्रॉस हो रहे होंगे उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 मान लेना। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 वहां जहां पे सरफेस 1 और सरफेस 2 इंटरसेक्ट करेंगे। अगर दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहीं इंटरसेक्ट कर गए तो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। हाँ बिल्कुल सही पुलकित। तो ये 3 बातें जो लिख ली हैं इसको दिमाग में रखिए, और नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको 2-3 सरफेस के डायग्राम दिखा देता हूं, उनको बस देख के कहानी वहीं के वहीं खत्म कर लो। मतलब उनको केवल इमेजिन कर लो कि कैसे सरफेस है। 3 तरह के इक्वी पोटेंशियल सरफेस मैं आपको दिखा रहा हूं। एक सरफेस है पॉइंट चार्ज की वजह से, पॉइंट चार्ज के चारों तरफ जो सरफेस बनेगा स्फेरिकल। तो अगर पॉइंट चार्ज है तो स्फेरिकल सरफेस बनेगा, स्फेरिकल इक्वी पोटेंशियल। और अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो प्लेन सरफेस बनेगा, प्लेन इक्वी पोटेंशियल। और अगर लाइन चार्ज है, बड़ा सा लाइन चार्ज है ऐसे इनफाइनाइट रॉड जैसा, तो उसके ऊपर सिलिंड्रिकल इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनेंगे। सर ये तो गॉस लॉ जैसे सरफेस लग रहे हैं, बिल्कुल इक्वी सिलिंड्रिकल इक्वी पोटेंशियल सरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं और लॉजिकली सॉल्व करते हैं। लिखा है गिवन फिगर शोज द लाइन ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल इन अ रीजन in which an electric field is present. The value of potential are written. At which point A, B and C is the magnitude of electric field greatest. आप यहां इस डायग्राम में देखिए तो एक लाइन 40 वोल्ट की है, फिर 30 वोल्ट की है, फिर 20 वोल्ट की है, फिर 10 वोल्ट की है। याद रखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बड़े पोटेंशियल के लाइन से छोटे पोटेंशियल के लाइन की तरफ चलेगा। यानी ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 40 वोल्ट के लाइन से 30 वोल्ट की लाइन की तरफ होगा, यहां पे 30 से 20, यहां 20 से 10 की तरफ होगा।
लेकिन आप देखें तो ग्रेजुअली ये डिस्टेंस कम हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर मैग्नीट्यूड निकालें तो डीवी बाई डी आर से निकल सकता है, और डीवी बाई डी आर में चेंज इन पोटेंशियल अपॉन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन पोटेंशियल हर जगह 10 वोल्ट है, जैसे 40 से 30 गए तो 40 माइनस 30 हो गया चेंज इन पोटेंशियल, अपॉन यहां पे लिख दिया डेल्टा x1। ये तो आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट का। ऐसे ही बी पॉइंट का लेंगे तो एवरेज टाइप का लिख रहे हैं तो 30 माइनस 20 अपॉन डेल्टा x2, ऐसे अलग अलग लिख सकते हैं। और सी पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड लिखे तो 20 माइनस 10 अपॉन डेल्टा x3। लेकिन आपको यह पता है कि जहां डिस्टेंस कम होगा वहां पे डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा, डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा तो वैल्यू बड़ा हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए। या फिर पोटेंशियल डिफरेंस जितना डिस्टेंस ज्यादा, जितनी जल्दी जल्दी पोटेंशियल चेंज होगा उतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, जितना धीरे धीरे चेंज होगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड वीकर है। तो जितना ज्यादा डिस्टेंस चलने के बाद पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है उतना कम इलेक्ट्रिक फील्ड है। जल्दी जल्दी थोड़ा सा डिस्टेंस पर ही पोटेंशियल तेजी से बढ़ रहा है या घट रहा है तो स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पोटेंशियल चेंज होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजेस पोटेंशियल। ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा। चलिए एक और सवाल। प्लेनर पैरेलल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर शोन इन द फिगर, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एट 1, 2, -1। ये जो लाइंस बनी हुई हैं इसमें हायर पोटेंशियल की लाइन से लोअर पोटेंशियल की लाइन की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा होगा। यहां पर भी हायर से लोअर की तरफ चल रहा होगा, यहां पे हायर से लोअर। लेकिन आप देखेंगे कि तो दो लाइन के बीच का गैप भी सेम है और पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम है, तो हम बोल सकते हैं कि इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। वैसे भी ये प्लेन सरफेस है, ना स्फेरिकल है ना सिलिंड्रिकल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो फिर इसका वैल्यू कैसे निकाले? आपको यह समझ में आ गया कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है इसके परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैंने इस लाइन के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया। लेकिन नीचे की तरफ क्यों बनाया, ऊपर की तरफ क्यों नहीं बनाया? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल के रास्ते की तरफ चलता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हायर से लोअर, हायर से लोअर, हायर से लोअर, नीचे ऐसे की तरफ चल रही हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, यहां 37 है तो ये 53 होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू को अगर मैं E मान लूं तो E का एक कंपोनेंट E cos 53 होगा और एक E sin 53 होगा। तो अगर E इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड E है, जिसको अभी हम कैलकुलेट कर लेंगे dV बाई डी आर से, तो हमने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज माइनस E cos 53 I कैप माइनस E sin 53 J कैप। ये तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर बना दिया, E का वैल्यू और निकाल देंगे। अब दो लाइन के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 10 वोल्ट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अलग से निकाल देता हूं, E इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा आर। केवल मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं, माइनस नहीं लगाया है। डेल्टा वी यानी कि 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डेल्टा आर, मतलब दोनों के बीच का परपेंडिकुलर गैप। हाउ मच इज द गैप बिटवीन टू लाइंस? आप देखेंगे यहां पे ये डिस्टेंस 1 है, तो आप इधर से एक लाइन पास हो रही है और इधर से दूसरी लाइन पास हो रही है, तो इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए मुझे। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये लेंथ में ये 0.2 है, ये 0.3 है, इसका मतलब ये लेंथ 1 मीटर की है। और इधर 37 डिग्री बन रहा है, मतलब इधर 53 डिग्री बन रहा होगा। तो 1 cos 53 इज डेल्टा आर का वैल्यू। यहां लिख दिया 1 cos 53, 53 होता है 3/5, तो 10 अपॉन 3/5 कर दिया, 50/3 आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, वहां रख देंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर आया -50/3 इंटू cos 53 होता है 3/5,
3/5 I कैप माइनस 50/3 इंटू 4/5 J कैप। ये हमारा आंसर आ गया। इसको सॉल्व कर लेना। ये क्वेश्चन होमवर्क है, लेकिन मैं हिंट दे देता हूं। ये एक इक्विपोटेंशियल लाइन बना रखी है। इक्विपोटेंशियल लाइन जहां पर इंटरसेक्ट करेगी वहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। यह बात आपको याद होगी। हमको कैसे पता यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है? ये मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि कोई लाइन इंटरसेक्ट हो रही, मतलब पहली लाइन के परपेंडिकुलर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए और दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। लेकिन दो लाइन के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएंगे, और किसी भी जगह पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकते, एक ही हो सकता है। इसलिए दो अलग वेक्टर नहीं हो सकते, तो हमको नेट जीरो करना पड़ेगा। क्वेश्चन में लिखा है 900 वोल्ट पोटेंशियल है इस पूरे लाइन के हर पॉइंट में, मतलब यहां पर भी पोटेंशियल 900 वोल्ट है। अगर मैं इस डिस्टेंस को R1 और यहां पे R2 बोल दूं तो KQ1/R1 प्लस KQ2/R2 का वैल्यू 900 वोल्ट दिया है। और दूसरा, इस पॉइंट पर दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो एक इक्वेशन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने वाली और एक 900 वोल्ट होने वाली, दो इक्वेशन लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। अब ये पॉइंट चार्ज के पोटेंशियल का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन हमें आ गया अभी तक। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो अलग अलग तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ेंगे। आप याद करो, इस चैप्टर के शुरुआत में पहले हमने फोर्स के बारे में बात किया, फोर्स से इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के अलग अलग एग्जाम्पल्स किए, जैसे रॉड का इलेक्ट्रिक फील्ड, रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड, डिस्क का इलेक्ट्रिक फील्ड, स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड, शेल का इलेक्ट्रिक फील्ड या कंडक्टिंग स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे 4-5 एग्जाम्पल किए। बस यही एग्जाम्पल अब हम पोटेंशियल के लिए करेंगे। पहले हमने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा, फिर पोटेंशियल पढ़ा। अब हमने पहले पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल पढ़ लिया, अब हम रिंग का पोटेंशियल पढ़ेंगे, फिर हम रॉड का पोटेंशियल पढ़ेंगे, फिर हम स्फीयर का यानी कि कंडक्टिंग स्फीयर का पोटेंशियल पढ़ेंगे, और फिर नॉन कंडक्टिंग का पढ़ेंगे। तो ये 4-5 केसेस जो इलेक्ट्रिक फील्ड में कर चुके हैं वो पोटेंशियल में भी करेंगे, लेकिन इन केसेस के रिजल्ट्स को डायरेक्टली याद करेंगे। अब डेरिवेशन कहानी से आगे चलते हैं और डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड याद रखते हैं। वैसे पोटेंशियल निकालना इजी है, क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी डायरेक्ट ऐड होता है। देखो ध्यान से, ये एक रिंग है जिसके ऊपर चार्ज Q है, इसके सेंटर से x डिस्टेंस पे पोटेंशियल पूछा है। यहां पे रिंग की वजह से पोटेंशियल से पता क्या चलता है? पोटेंशियल एक पोटेंशियल एनर्जी बनाने की टेंडेंसी हो गई, तो उससे क्या पता चलता है? अरे भाई, ये रिंग अगर रखा है सवाल में, किसी दिन यहां पे इसके एक्सिस पे Q1 चार्ज तुमने रख दिया, तो उस दिन इनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए जो पोटेंशियल तुमने आज निकाला है उसको Q1 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो सर अगर Q2 चार्ज किसी दिन रिंग के सामने रख दिया तो पोटेंशियल का फॉर्मूला सेम रहेगा। Q2 लाओगे तो Q2 मल्टीप्लाई कर दोगे, Q3 लाओगे तो Q3 मल्टीप्लाई कर दोगे। यानी कि इस तरह के शेप का एक पोटेंशियल हमने याद कर लिया, तो उसके सामने हर दिन अलग अलग ऑब्जेक्ट लाने पर हर दिन पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट नहीं करनी पड़ेगी। ये टिक्की का मसाला बना के रख दिया है। टिक्की तैयार है, जो भी छोले तैयार हैं, सब तैयार है, चटनी तैयार है, वो सब मिला देंगे लास्ट में, लेकिन वो बना के तैयार रख लिया। वैसे ही समझ लीजिए पोटेंशियल का फॉर्मूला बना के तैयार रखेंगे। रिंग के चार्ज dq से इस पॉइंट का डिस्टेंस √(x² + r² है। तो अगर मैंने छोटा सा पोटेंशियल बनाया तो kq/r होता है फॉर्मूला, लेकिन kq की जगह लिख दिया dq अपॉन √(r² + x² इज द डिस्टेंस फ्रॉम दिस dq टू दिस पॉइंट ऑन द एक्सिस। अब अगर मुझे सारा पोटेंशियल चाहिए तो मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, इसको भी इंटीग्रेट कर दूंगा। k और ये सब कांस्टेंट है, dq का इंटीग्रेशन q हो जाएगा, तो पोटेंशियल का वैल्यू आ जाएगा kq/√(r² + x²। कुछ साल तक रिंग का सवाल बहुत ज्यादा पूछा जा रहा था, जब पोटेंशियल के फॉर्मूले दुनिया में उतने फेमस नहीं भी थे, क्योंकि कोई जैसे जो पूछते हैं ना जेई वाले, वो ये जानते हैं कि अगर तुम्हें पोटेंशियल का फॉर्मूला रिंग का नहीं भी याद हो और तुम सोचोगे तो भी फॉर्मूला उसी समय एग्जाम में बना लोगे। कैसे?
अगर आप देखो रिंग का चार्ज रखा कहां है, रिंग का चार्ज रखा है रिंग के सरकमफेरेंस पे। तो सरकमफेरेंस का एक्सिस के किसी भी पॉइंट से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, तो आप बोलेंगे हर पॉइंट का डिस्टेंस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है। ये एक्सिस है, ये आर है, ये ऐसे टेढ़ा वाला। तो अगर नीचे वाले पॉइंट से पूछे तो भी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इस पॉइंट से पूछे तो भी अंडर रूट ऑफ, तो ये कोन जैसा जो बन रहा है ये स्लांट लेंथ हर जगह से अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है। तो यानी कि यहां पे जो भी चार्ज क्यू है उसका एक ही डिस्टेंस है, तो के क्यू बाई आर में एक ही डिस्टेंस है, आर की जगह अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डाल दो। ठीक है, इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो अगर सेंटर x इक्वल टू 0 पे है और यहां से x डिस्टेंस आगे जा रहे हैं, तो सेंटर पे पोटेंशियल मैक्सिमम है, दोनों जगह पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। तो यहां 0 से इंक्रीज होके फिर ऐसे, थोड़ा ग्राफ में सिमेट्री बना लेना भाई। अच्छा ग्राफ बना नहीं, सेंटर पे पोटेंशियल का आंसर के क्यू बाय कैपिटल आर। अगर सेंटर पे पोटेंशियल निकालेंगे तो रिंग के सरफेस से हर जगह से डिस्टेंस आर दिखेगा, यानी सारा चार्ज क्यू जो सर्कल के एज पे रखा है वो हर जगह से आर डिस्टेंस पे है सेंटर से, तो पूरे चार्ज का डिस्टेंस आर हो गया, तो आंसर के क्यू बाय आर हो गया। चलिए, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज रॉड अलोंग इट्स लेंथ। ये एक रॉड है जिसका चार्ज क्यू है, इसके एक एंड से आर डिस्टेंस दूर एक पॉइंट पी है। क्वेश्चन पूछा है फाइंड पोटेंशियल एट पी। हमने इस पॉइंट पी से एक्स डिस्टेंस जाके रॉड में एक छोटा सा टुकड़ा dx लेंथ का ले लिया, उस dx लेंथ पे चार्ज dq हो जाता है, ये हमको ऑलरेडी पता है। dq का वैल्यू लैम्डा dx हो जाता है, लैम्डा अगर नहीं दिया होता तो q बाई एल हो जाता है, dq आ गया। पोटेंशियल का फॉर्मूला इस पॉइंट चार्ज से x डिस्टेंस पे k dq बाई x हो जाएगा। इंटीग्रेशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा, k dq की जगह लिख दिया q बाई एल dx अपॉन x। इंटीग्रेशन लिमिट देख लीजिए, x का वैल्यू r से r प्लस एल तक, r से r प्लस एल तक, तो k क्यू बाई एल एल एन r अपॉन, मैं फिर से लिख देता हूं, पोटेंशियल का आंसर है k क्यू बाई एल एल एन r प्लस एल अपॉन r। ये रिजल्ट 2-3 बार पूछा जा चुका। रॉड का पोटेंशियल याद रखना, आप स्फीयर का कर रहे हैं, लेकिन इससे आगे बढ़ने से पहले एक बात आपको पुरानी याद दिलाता हूं, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना और मुझे बताना क्या ये आंसर पता है। मान लीजिए मैं आपको एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दे दूं, 3 चार्ज क्यू है, और पूछूं इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है, तो यहां पे पोटेंशियल P बताओ। या मैं आपको एक स्क्वायर दे दूं और स्क्वायर का चारों कॉर्नर पे चार्ज Q है, और स्क्वायर का सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस x पे एक पॉइंट P है और पोटेंशियल एट P बताओ, तो क्या इस तरह के सवाल सॉल्व कर पाओगे? कर पाओगे? टेल मी। बोलो। बहुत बढ़िया, बहुत सही। बच्चों ने बोला सर ये तो पुराना है, ये तो फील्ड में भी किया था कि अगर हमने चारों कॉर्नर से मिला के एक रिंग बना लिया तो रिंग का जो पोटेंशियल का फॉर्मूला हमने लिखा है वही लगाना है, यही लगाना है। आप के क्यू एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2 नहीं, फील्ड नहीं पूछा, पोटेंशियल पूछा है, पोटेंशियल बना लेंगे।
पोटेंशियल लगा देंगे, लेकिन एक अंतर आएगा क्या कि एक तो चार्ज की जगह टोटल चार्ज लिखना पड़ेगा, यानी रिंग में है ये वाला है ट्राइंगल तो 3q, और स्क्वायर है तो 4q, और रेडियस r का वैल्यू भी हमको बना के लिखना पड़ेगा। क्या याद आया? तो सर ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था। हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मैच हो जाएगा, पोटेंशियल से पोटेंशियल का फॉर्मूला मैच हो जाएगा। पोटेंशियल का फॉर्मूला याद कर लिया, याद कर लिया। देखिए एक चीज आ गई। अब अगर कोई कहता है दो चार्जेस हैं, देयर आर टू चार्जेस Q एंड Q, Q एंड Q, और उसके बीच में पोटेंशियल निकालो, तो आप डायरेक्टली बोल दो KQ बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसका भी KQ बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी 2KQ बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये वाला टर्म जो है ना, ये कॉस थीटा साइन थीटा नहीं बनाता है, ये केवल पोटेंशियल बनाता है। जैसे तीन पत्ती खेल रहे हैं सब लोग, 4-5 लोग मिलके तीन पत्ती खेल रहे हैं, एक ने बोला मेरा 10 वोल्ट, दूसरे ने बोला मेरा भी 10 वोल्ट, तीसरे ने बोला मेरा भी 10 वोल्ट, तो फिर टोटल कितना हुआ? 30 वोल्ट हो गया। आपको कोई डायरेक्शन नहीं देखना है कि सर ये ऐसे टेढ़ा बनाएगा, ये ऐसे टेढ़ा, पोटेंशियल टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता, पोटेंशियल केवल वैल्यू होता है। इसने बोला मेरी तरफ से 10 वोल्ट, इसने बोला मेरी तरफ से 10 वोल्ट, टोटल 20 वोल्ट हो गया। किस डायरेक्शन से आया फर्क नहीं पड़ा। ये बात दिमाग में रखिएगा, क्योंकि कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कॉस थीटा साइन थीटा करने लगते और उसी में गुड़गोबर हो जाता है उनका आंसर। ठीक, अब जरा लिखते हैं पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर। मेटल का स्फीयर है, चार्ज क्यों डाला? चार्ज कहां फैल गया? सरफेस पे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड पूछेंगे तो आप कहेंगे KQ बाय आर स्क्वायर। मैं कहूंगा ये कैसे? तुमने बोला पॉइंट चार्ज की तरह फील्ड होता है, पॉइंट चार्ज की तरह, पॉइंट चार्ज एट सेंटर की तरह फील्ड होता है। अगर मैंने बोला बाहर पे फील्ड बताओ तो फील्ड बाहर की हो गई। अगर बाहर की फील्ड सेम है तो आउटसाइड का पोटेंशियल भी पॉइंट चार्ज जैसा ही लिख दो, KQ बाय आर। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर ये चार्ज को से बाहर यानी स्फीयर से बाहर से मैंने देखा तो पूरा चार्ज ऐसा अपीयर होगा जैसे कि सेंटर पे पॉइंट चार्ज बन के बैठ गया। तो अगर पूरा चार्ज सेंटर पे पॉइंट चार्ज की तरह हो गया और बाहर का फील्ड पॉइंट चार्ज की तरह आ रहा है, तो बाहर के फील्ड में इंटीग्रेशन लगाएंगे तो पोटेंशियल का डिफरेंस यहां से इंफिनिटी तक वैसे ही बनेगा जैसे पॉइंट चार्ज का बनता था। पॉइंट चार्ज का तो KQ बाय आर बनता था, इसका भी KQ बाय आर। ये रिजल्ट स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R के लिए काम करेगा। अब मैं एक और रिजल्ट पूछता हूं, अगर मैं आपको पोटेंशियल सरफेस पे पूछूं तो आप कहेंगे यहां पे पोटेंशियल है KQ बाय आर, यहां पे R का वैल्यू अलग हो जाएगा, अलग हो जाएगा, तो सरफेस पे स्मॉल r का वैल्यू कितना हो जाएगा? आप कहेंगे जी सरफेस पे स्मॉल r का वैल्यू कैपिटल R हो जाएगा, तो KQ बाय कैपिटल R सरफेस पे पोटेंशियल है, सरफेस पे। फिर मैंने बोला स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, यानी कि इनसाइड के किसी पॉइंट पर बताओ, तो यहां चले गए। मैंने यहां पे पूछा पोटेंशियल बताओ, तो आपने कहा पोटेंशियल निकालेंगे अंदर के पॉइंट पे, इनसाइड वाले पॉइंट पे, तो लिख देंगे KQ बाय कैपिटल R। अब ये कैसे आया? तो तुमने बोला इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, यानी कि पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट। इसीलिए अंदर के किसी भी पॉइंट का इनसाइड एनी पॉइंट इज सेम एज पोटेंशियल ऑफ सरफेस। लेकिन सरफेस का तो हमने इस फॉर्मूले से KQ बाय कैपिटल R निकाला था, तो सरफेस के हर पॉइंट का KQ बाय कैपिटल R है, और जैसे ही अंदर आते हैं वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाता है। 0 हो जाता तो पोटेंशियल चेंज ही नहीं होता। अगर यहां KQ बाय R है तो अंदर आने पर किसी भी पॉइंट पे चेंज नहीं हो रहा, चेंज नहीं हो रहा मतलब कितना रहेगा? KQ बाय कैपिटल R। सरफेस पे पोटेंशियल KQ बाय कैपिटल R, अंदर घुसे तो फील्ड 0 है, फील्ड 0 का मतलब पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। पोटेंशियल नहीं होगा ये नहीं कहना, पोटेंशियल 0 होगा ये भी नहीं कहेंगे, पोटेंशियल बदलेगा नहीं। तो यहां KQ बाय कैपिटल R है, अंदर बदल नहीं रहा, तो यहां पे KQ बाय कैपिटल R है तो अंदर भी हर जगह KQ बाय कैपिटल R होगा, यानी कि KQ बाय रेडियस। ठीक, दो चीजें समझिए। आपको थोड़ी देर में सेंटर पे इमेजिन करवाता हूं, ध्यान से सुनना इसको। चार्ज स्फीयर पे कहां पे है? आपने बोला कंडक्टर में चार्ज हमेशा आउटर सरफेस पे रहता है, ये सरफेस पे फैला हुआ है चार्ज।
सरफेस का किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से कितना है? आपने बोला सरफेस के किसी भी पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस कैपिटल आर है, तो सरफेस के किसी भी पॉइंट की वजह से सेंटर पे कितना बनेगा? आप बोलेंगे यहां पे अगर Q1 चार्ज है तो K Q1 बाय आर, यहां Q2 है K Q2 बाय आर, यहां Q3 है K Q3 बाय आर, यहां Q4 है K Q4 बाय आर, यानी सभी का वैल्यू ऐड होता जाएगा K Q1 बाय आर प्लस K Q2 बाय आर, तो सेंटर पे पोटेंशियल हो जाएगा K Q बाय आर। सेंटर पे, सरफेस पर भी है K Q बाय आर और सेंटर पे भी है K Q बाय आर, यानी कि हर जगह पोटेंशियल का वैल्यू कभी चेंज नहीं हो रहा। सेंटर पे पोटेंशियल K Q बाय आर, इस पॉइंट पे K Q बाय आर, इस पॉइंट पे K Q बाय आर, इधर 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 हर पॉइंट पे K Q बाय आर, K Q बाय आर, K Q बाय आर। तो दो फॉर्मूले हो गए, स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर में K Q बाय कैपिटल आर, स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर में K Q बाय स्मॉल आर। आपको दोनों फॉर्मूले में हमेशा बड़ा रेडियस, पुट लार्जर रेडियल डिस्टेंस, बस। दो रेडियस की लड़ाई में कंफ्यूजन कभी हो तो हमेशा बड़ा वाला रेडियस से डिवाइड कर दो। दो रेडियस की लड़ाई होगी, दो रेडियस की लड़ाई होगी। पहले हमने जब गॉसियन सरफेस पे चार्ज ले रहे थे तो मैंने बोला था दो रेडियस की लड़ाई में छोटे रेडियस का चार्ज एनक्लोज निकाल दो। अब मैं क्या बोल रहा हूं, दो पोटेंशियल के दो फॉर्मूले की लड़ाई हो रही है। तुम अगर कंफ्यूज हो जाओ K Q बाय स्मॉल आर लिखना है K Q बाय कैपिटल आर लिखना है, तो हमेशा कह दो दो में से जो बड़ा रेडियस उससे डिवाइड कर देंगे। फिर से सुनो, अगर एक स्फीयर कंडक्टिंग 5 मीटर रेडियस का है, मैंने उसके सेंटर से 3 मीटर पे पोटेंशियल पूछा, तो 5 मीटर का स्फीयर है और 3 मीटर पे पोटेंशियल पूछा है। 3 और 5, बड़ा नंबर है 5 से डिवाइड कर दो K Q बाय 5। अगर 2 मीटर पे पूछा होता तो भी बड़ा नंबर 5, तो K Q बाय 5। अगर 1 मीटर पे पूछा होता तो भी K Q बाय 5। अगर 4 मीटर पे पूछा होता K Q बाय 5। लेकिन अगर 6 मीटर पे पूछा तो 5 मीटर का स्फीयर है, 6 मीटर पे पोटेंशियल पूछ रहे हो, 5 और 6 बड़ा लग रहा है, 6 से डिवाइड कर देंगे। करेक्ट है क्या? याद तो करना ही है मेरे भाई, लेकिन अगर कभी कंफ्यूज हो गए तो जो बड़ा रेडियस दिखे उससे डिवाइड कर दो। गॉसियन सरफेस बनाते समय मैंने इंटीग्रेशन लिमिट में बोला था दो रेडियस की लड़ाई में जो छोटा है वहां तक इंटीग्रेट करो। यहां पे क्या बोल रहा हूं, दो रेडियस की लड़ाई में जो बड़ा है उससे डिवाइड कर दो। करेक्ट है, हमेशा याद रहता है, ऐसे सोच लीजिए। तो अब ये ग्राफ भी पता चल गया आपको। अंदर हर जगह पोटेंशियल कांस्टेंट है K Q बाय कैपिटल आर, यहां पे हर जगह पोटेंशियल का वैल्यू 1 बाय स्मॉल आर के हिसाब से डिक्रीज करता जाएगा। जो कंडक्टिंग स्फीयर होते हैं वो कंडक्टिंग शेल भी होते हैं, वो यूनिफॉर्म नॉन कंडक्टिंग शेल भी होते हैं। ये ऐसा हमने क्यों लिखा है, कोई पहचान पाएगा? इक्विवेलेंट लिख दिया है। इसका क्या मीनिंग है? जो कंडक्टिंग स्फीयर होते हैं उनमें चार्ज डालने पर चार्ज सरफेस पे रहता है, यानी अंदर सॉलिड है उससे फर्क नहीं पड़ेगा, चार्ज सरफेस पे ही है। अगर कंडक्टिंग शेल है, शेल मतलब हॉलो स्फीयर है, कंडक्टिंग है, लेकिन चार्ज डालोगे तो भी आउटर सरफेस पे ही रहेगा। अंदर हॉलो है, अंदर हॉलो में चार्ज नहीं जाता, अंदर कोई चार्ज नहीं रहेगा। तो इस केस में और इस केस में चार्ज आउटर सरफेस पे फैला हुआ है, ये दोनों कंडक्टिंग है, लेकिन अंदर हॉलो है उससे फर्क नहीं पड़ता, चार्ज डालेंगे आउटर सरफेस पे। लेकिन ये अगर मैंने नॉन कंडक्टर लिया, जैसे लकड़ी का स्फीयर लिया और उसके ऊपर पेंट कर दिया चार्ज वाला, एक लकड़ी का स्फीयर लिया और चार्ज का पेंट कर दिया। अच्छा, यहां ई लिख दिया है, यहां बी लिख देते हैं भाई। तो लकड़ी के ऊपर चार्ज का पेंट कर दिया और फिर मैंने पूछा बताओ ये कंडक्टिंग स्फीयर है, इसमें चार्ज, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर लकड़ी का है, इसमें चार्ज कहां है? आपने बोला केवल सरफेस पे है। अगर सरफेस पे चार्ज यूनिफॉर्म है तो ये तो कंडक्टिंग स्फीयर हो गया। कंडक्टिंग स्फीयर में हमारी चॉइस नहीं होती, हम चार्ज डालते हैं वो अपने आप सरफेस पे आ जाता है। नॉन कंडक्टर में हमारी चॉइस होती है, तो मैंने इसको शेल वाइज चार्ज किया, यानी इसका केवल आउटर सरफेस चार्ज किया है,
तो ये अपने आप कंडक्टिंग की तरह काम करेगा। ठीक है ना। अभी क्या बोला, पोटेंशियल अंदर के क्यू बाई आर है, स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, यानी 1 मीटर पे चलेंगे तो के क्यू बाई 5, 2 मीटर पे चलेंगे के क्यू बाई 5, 3 मीटर पे चलेंगे के क्यू बाई 5, 4 मीटर पे चलेंगे के क्यू बाई 5, 5 मीटर पे चलेंगे के क्यू बाई 5, 6 मीटर पे चलेंगे के क्यू बाई 6, 7 मीटर में चलेंगे के क्यू बाई 7, 8 मीटर में के क्यू बाई 8, यानी कि 5 तक ये आंसर कांस्टेंट रहेगा। फिर से 6 पे जाओगे, 6 डिवाइड बाई 6 हो जाएगा, 7 पे जाओगे डिवाइड बाई 7, 8 9। ये 5 6 का क्या फंडा, अभी तो बोला अगर एक स्फीयर रेडियस 5 मीटर का है तो अंदर सेंटर से 5 मीटर तक कांस्टेंट चलेगा, उसके बाद डिक्रीजिंग चलेगा, कहानी खत्म। चलिए, देयर आर 2 कॉन्सेंट्रिक शेल्स, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। अब आराम से समझना, किसी भी जगह पर टोटल पोटेंशियल निकालने का तरीका, सारे पोटेंशियल्स को ऐड करना है, इसको बोलते हैं सुपरपोजिशन। बहुत आराम आराम से समझना, जिसने पहली बार नहीं पढ़ा होगा, मतलब पहली बार जो बच्चा पढ़ रहा है उसको जरूर इसमें चैलेंज आ सकता है। हमने 2 पॉइंट लिए, बोला है देयर आर 2 कॉन्सेंट्रिक शेल्स, एक शेल का चार्ज Q1 है, दूसरे शेल का चार्ज Q2 है। ये Q1 वाला R1 रेडियस पे है, Q2 वाला चार्ज R2 रेडियस पे। फाइंड देयर पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमने एक शेल के सरफेस पे पॉइंट नंबर 1 ले लिया, दूसरे शेल के सरफेस पर पॉइंट नंबर 2 ले लिया। अब मैंने पॉइंट नंबर 1 का पोटेंशियल निकालने का सोचा, तो पॉइंट नंबर 1 के सामने जितने भी चार्जेस हैं सब पॉइंट 1 पे पोटेंशियल बनाएंगे। इस फोटो में कितने स्फेरिकल शेल्स हैं, 2 है, तो पॉइंट नंबर 1 पे कितने पोटेंशियल बनेंगे, 2 बनेंगे। अगर दोनों के पोटेंशियल्स को ऐड कर देंगे तो पॉइंट नंबर 1 का टोटल पोटेंशियल आ जाएगा। ऐसी पॉइंट नंबर 2 कहां रखा है इससे फर्क नहीं है, पॉइंट नंबर 2 जहां रखा है उसके आसपास में कितने चार्जेस हैं। आप बोलेंगे एक Q1 का शेल का चार्ज है, एक Q2 चार्ज है, तो पॉइंट नंबर 2 पे कितने लोग पोटेंशियल बनाएंगे, ये दोनों बनाएंगे। ये बात अच्छे से याद रखना। कुछ बच्चे ऐसा करते हैं, 1 का पोटेंशियल लिखना है तो केवल 1 के चार्ज का लिख देते हैं, 2 का पोटेंशियल लिखना है तो केवल 2 के चार्ज का पोटेंशियल लिख देते हैं। ऐसा नहीं करना है, 1 पे दोनों लोग पोटेंशियल बनाएंगे। फिर से सुनो, मान लीजिए 4 लोग, 4 चार्जेस यहां बैठे हुए हैं, मैंने इस पॉइंट पर पोटेंशियल पूछा, तो आप कैसे पता लगाएंगे? आप क्या ये कह देंगे कि जो Q2 है केवल वही पास में है वही बनाएगा पोटेंशियल? कैसा बोलेंगे कि अरे सर देखो ये जहां पे पूछा है उसके सबसे पास में Q2 है, तो Q2 कहेगा भाई तुम लोग क्यों बनाते हो, मैं ही बना के आ जाता हूं। है कोई खाना बन रहा है क्या कि चलो तुम लोग मत बनाओ, 2 रोटी मैं बना दूंगा? अरे यार चारों चार्जेस हैं, सब लोग खेल रहे हैं, भी किसी पॉइंट पर टेबल रखी, बोला कि भैया सब लोग अपने अपनी चाल चलो, तो Q2 ने अपनी चाल चल दी, पोटेंशियल V2 बना दिया इसने, V1 इसने से। पॉइंट 1 पे देख रहे, पॉइंट 1 जो है इस Q1 के सरफेस का पॉइंट है, तो Q1 की वजह से लिखा के Q1 बाय R1, और पॉइंट 1 जो है Q2 वाले शेल के अंदर का पॉइंट है, Q2 वाले शेल के अंदर का पॉइंट। जब किसी शेल के अंदर के पॉइंट पे पोटेंशियल चाहोगे तो रेडियस R2 से डिवाइड करना पड़ेगा। फिर से समझ लो, Q2 का खुद का रेडियस R2 है और हमें पोटेंशियल पूछा जा रहा है R1 रेडियस के पॉइंट पे। R2 वाले शेल की वजह से R1 रेडियस के पॉइंट पे पूछोगे तो फिर मैं R1 R2 में जो बड़ा है उससे डिवाइड कर दूंगा, तो आंसर आ गया के Q2 बाय R2। ये किसने बनाया? Q1 ने। ये किसने बनाया? Q2 ने। अब V2 को देखो, V2 मतलब पोटेंशियल एट पॉइंट 2, इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है। इस पॉइंट पर 2 चार्ज पोटेंशियल बनाएंगे, Q1 वाला भी 2 पे बनाएगा, तो के Q1 बाय R2 प्लस Q2 वाला अपने ही सरफेस पे बनाएगा, तो ये खुद R2 का है और R2 पे ही पूछा जा रहा है, तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन है नहीं, कि Q2 बाय R2। इनका डिफरेंस लो, पोटेंशियल डिफरेंस। हमने मान लीजिए V1 माइनस V2 का वैल्यू निकाला, तो आंसर आएगा के Q1 बाय R1 माइनस के Q1। इस रिजल्ट की खास बात यह है कि पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड्स
ओनली ऑन इनर चार्ज्ड शेल। हमने पोटेंशियल 1 में से पोटेंशियल 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो के Q1 R1 वाले टर्म में से के Q1 R2 वाला सब्ट्रैक्ट हो गया और ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो गए, तो के Q1 बाय R1 माइनस के Q1 बाय R2 ऐसा आ गया रिजल्ट। क्या गड़बड़ है? के Q2 बाय R2 अपने आप कट गया। ये रिजल्ट नहीं है भाई, ये कॉन्सेप्ट ही है, ये सीखना है आपको, क्योंकि 2 की जगह 3 शेल दे देगा, रिजल्ट थोड़ी ना रट के जाओगे। 3 शेल दे देगा तो क्या करोगे? तो फिर एक पॉइंट पे तीनों शेल का पोटेंशियल ऐड करोगे, दूसरे पॉइंट पर भी तीनों शेल का पोटेंशियल ऐड करो, तीसरे पॉइंट पर भी तीनों का। लेकिन अच्छा, एक रिजल्ट और लिखा देता हूं, वो भी लिख लो बच्चों, लिख लेना बच्चों ध्यान से, एक मिनट। यहां लिखा देते, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दिमाग से निकल गई। इफ चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा, देन potential inside is sigma r by epsilon naught and potential outside is sigma r square by epsilon naught r। ये रिजल्ट और ये जो के क्यू बाय स्मॉल आर है उसका आंसर, और ये जो के क्यू बाय कैपिटल आर है उसका आंसर, ये दो आंसर को सिग्मा के टर्म्स में भी लिख दिया है। सिग्मा होता क्या है? सिग्मा होता है सरफेस की चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि चार्ज डालोगे तो इसके सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, चार्ज अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इज सिग्मा। सिग्मा के टर्म्स में सिग्मा आर बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा आर स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट। यहां डिराइव कर सकते हैं, के की जगह लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज की जगह लिखा सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर। 4 पाई से 4 पाई कट गया, आर से एक आर कट गया, सिग्मा ऊपर आर बचा है, नीचे एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा कैपिटल आर बाय एप्सिलॉन नॉट। ये पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखा है इनसाइड वाला, इनसाइड। थोड़ा रिजल्ट याद कर लेना है, ये भी लिख लो इसको। सरफेस का पोटेंशियल यही है जो अंदर का है, सरफेस तक पोटेंशियल यही है जो अंदर का है। बाहर का पोटेंशियल 1/r का फंक्शन है, तो ऊपर कैपिटल आर स्क्वायर कर दो, नीचे स्मॉल आर अलग से लगा दो। आप इसमें स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रखोगे तो यही आंसर आएगा। स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रखो, देखो आर से आर कट जाएगा, सिग्मा आर बाई एप्सिलॉन। तो नीचे आर बैठा दो, ऊपर एक आर और बैठा दो, कैपिटल आर बाई स्मॉल आर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ, ये खुद भी लिख सकते थे आराम से, लेकिन सब लोग नहीं लिख पाएंगे। आप लोग अच्छे हो, आप लोग लिख सकते थे, तो ये आपसे डिराइव हो जाएगा। अगर मैं पूछता सिग्मा के टर्म्स में लिख दो आंसर, तो आप खुद भी डिराइव कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है सिग्मा इज चार्ज अपॉन एरिया। तो सिग्मा चार्ज की जगह सिग्मा इंटू एरिया लिखेंगे तो सिग्मा के टर्म्स में आंसर आ जाएगा। लेकिन ये अच्छा है, इसको याद कर लेना। मान लीजिए हमारे पास 3 स्फीयरिकल शेल्स हैं, एक का चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1, दूसरे का सिग्मा 2, तीसरे का सिग्मा 3 है। पतले पतले शेल्स हैं, केवल इसके सरफेस पे चार्ज डेंसिटी दिया है, नॉन कंडक्टर ही है। एक का रेडियस R1 है, दूसरे का रेडियस R2 है, तीसरे का रेडियस R3 है। मान लो मैंने केवल पॉइंट नंबर 1 मतलब अंदर के स्फीयर के छोटे वाले स्फीयर के सरफेस पे एक पॉइंट है जिसको 1 बोला है। मैंने पूछा 1 पर पोटेंशियल बताओ,
तो तुम कहोगे ये 3 चार्ज है, तो 3 चार्ज अपना अपना पोटेंशियल 1 पर बनाएंगे। सिग्मा 1 वाला बोलेगा मेरी वजह से पोटेंशियल बनेगा, सिग्मा 2 वाला बोलेगा मेरी वजह से ही बनेगा, सिग्मा 3 वाला बोला मेरी वजह से। लेकिन पॉइंट 1 सभी के अंदर है, इसलिए सिग्मा 1 R1 बाय एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से देखो, सिग्मा R बाय एप्सिलॉन नॉट, ये सिग्मा 1 है और इसका रेडियस R1 है। सिग्मा 1 R1, सिग्मा की जगह सिग्मा 1, R की जगह R1, प्लस सिग्मा 2 वाले स्फीयर की वजह से पॉइंट 1 पे चाहिए, तो सिग्मा 2 R2 बाय एप्सिलॉन नॉट। सर ये कैसे पता चलेगा सिग्मा 2 के साथ R2 लगाना? अभी अभी मैंने बोला था कि अगर बड़े रेडियस और छोटे रेडियस में लड़ाई हो जाए तो डिनोमिनेटर में हमेशा, सॉरी मतलब जो अंदर वाला रिजल्ट है वो बड़े रेडियस पर डिपेंड करेगा, छोटे रेडियस पर नहीं, अंदर का रिजल्ट। तीसरा, सिग्मा 3 R3 बाय एप्सिलॉन। अब मैं आपको दूसरा पूछता हूं, यहां पे पॉइंट नंबर 2 है। अब मैंने पूछा पॉइंट नंबर 2 का पोटेंशियल बताओ, तो आप कहेंगे 3 रिजल्ट ऐड करेंगे, लेकिन सिग्मा 1 से बाहर चले गए। ये जो छोटा वाला स्फीयर है उससे बाहर का पॉइंट है, मतलब छोटे वाले स्फीयर के सेंटर से आउटसाइड पॉइंट है। जब आउटसाइड वाले पॉइंट का रिजल्ट लिखते हैं तो सिग्मा के टर्म्स में तो सिग्मा इंटू रेडियस का स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिस्टेंस। तो जब आप छोटे स्फीयर का लिखेंगे तो इसका रेडियस R1 है, जबकि डिस्टेंस R2 पे फील्ड चाहिए, पोटेंशियल चाहिए R2 पे, तो हम लिखेंगे सिग्मा 1 रेडियस का स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डिस्टेंस। जबकि 2 वाले का पोटेंशियल 2 वाले के सरफेस जैसा ही है जो ऊपर वाले में लिखा था, और 3 वाले के पोटेंशियल में ऐसा ही चलेगा। क्यों? क्योंकि जिनके अंदर चाहिए उनके तो वही रिजल्ट चलता है जो अंदर यहां पे, अंदर यहां पे, अंदर यहां पे, सब जगह सेम चलेगा। अब मैंने इसके सरफेस पे एक पॉइंट ले लिया 3। अब मैंने पूछा V3 बताओ, ये V3 जो है R3 डिस्टेंस का पॉइंट है, तो सिग्मा 1 R1 स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट R3 प्लस सिग्मा 2 R2 स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट R3 प्लस सिग्मा 3 R3 बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं इसके बाहर किसी R डिस्टेंस पे पॉइंट नंबर 4 ले लूं और पूछूं 4 पे पोटेंशियल बताओ, तो आप पॉइंट 4 पे पोटेंशियल निकालेंगे लेंगे, तो तीनों के लिए ये आउटसाइड पॉइंट हो गया, तो तीनों का रिजल्ट ऐसे ही सिग्मा 1 R1 स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट R प्लस सिग्मा 2 R2 स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट R प्लस सिग्मा 3 R3 स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट R। ये कोई समझा तो ठीक, नहीं समझा तो फॉर्मूला एक बार ध्यान से देख के अपना दिमाग लगाना। इसमें इस वाले रिजल्ट में मैं ये बता रहा था कि ये चार्ज, सॉरी ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है ना, ये अंदर वाले चार्ज पर डिपेंड करता, बाहर वाले पे नहीं। क्यों? क्योंकि बाहर वाला जितना अपने ऊपर बनाता है उतना ही अंदर बनाता है, बाहर वाला चार्ज जितना अपने सरफेस पे बनाता है उतना ही अंदर हर जगह बनाता है, तो उसका कंट्रीब्यूशन अंदर हर जगह सेम है, तो डिफरेंस लेने पे उसका कंट्रीब्यूशन हमेशा कैंसिल हो जाएगा, तो इनर चार्ज का आएगा। अब आप देखो, अगर ये दोनों चार्ज के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है तो वो इसलिए क्योंकि यहां चार्ज है। अगर इन दोनों को मैं किसी वायर से जोड़ दूं तो इनर सरफेस का सारा चार्ज निकल के आउटर सरफेस पे निकल जाएगा। ये जो सारा Q1 है ये आउटर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि वायर से जोड़ने पर पोटेंशियल सेम हो जाता है, और पोटेंशियल सेम हो जाने पर अंदर का चार्ज गायब हो जाता है। तो ये एक बड़ा अच्छा फैक्ट है जो यहां से प्रूव होता है कि अगर Q1 चार्ज R1 रेडियस पे है और Q2 चार्ज R2 रेडियस पे है, तो Q2 का वैल्यू कुछ भी हो, अंदर के चार्ज का पोटेंशियल हमेशा हायर है। अगर तुम जोड़ दोगे तो सारा चार्ज अंदर वाला निकल के आउटर सरफेस पे चला जाएगा, तो Q1 रहता नहीं। अगर वायर से जोड़ दे तो सारा Q1। तो कभी भी आप बोलेंगे वायर से अगर इन दोनों को जोड़ दे तो क्या होता है, क्या आधे आधे चार्ज डिवाइड हो जाते हैं? आप कहना नहीं, इनर सरफ मतलब इनर अंदर के कंडक्टर का सारा चार्ज निकल के हमेशा आउटर सरफेस पे जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको बाहर जाके ज्यादा रिपल्शन में, मतलब कम रिपल्शन में रहने की जगह मिल गई है, वो निकल लेगा सारा। पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इंसुलेटिंग स्फीयर यानी कि नॉन कंडक्टिंग।
जब भी नॉन कंडक्टिंग का आंसर लिखते हैं तो दो चीजें हमको आइडिया लग जाती हैं नॉन कंडक्टिंग कहानी में, कि अंदर ये बेसन के लड्डू की तरह होता है और बिल्कुल यूनिफॉर्मली चार्ज होता है, चारों तरफ ऐसे यूनिफॉर्मली चार्ज, पूरा वॉल्यूम है, चार्ज है अंदर, ठीक है इसका, और चार्ज का वैल्यू हमने क्यू लिख दिया, तो चार्ज क्यू है और इसका डेंसिटी रो है। दो चीजें कर रहे हैं और डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं। अगर मैं बाहर के किसी पॉइंट पर पोटेंशियल पूछूंगा स्मॉल आर रेडियस पे, बाहर के किसी स्मॉल आर रेडियस पे पोटेंशियल पूछे तो स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर पे पोटेंशियल का आंसर के क्यू बाय आर है और इसमें क्यू टोटल चार्ज है और आर डिस्टेंस। ये रिजल्ट पॉइंट चार्ज जैसा ही है, पॉइंट चार्ज एट सेंटर, क्योंकि फील्ड का आंसर भी ऐसा ही आया था, तो पोटेंशियल का आंसर भी पॉइंट चार्ज। डेंसिटी के टर्म्स में लिखेंगे तो के क्यू बाय आर को रो आर स्क्वायर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट आर। आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर होता था के क्यू बाय आर स्क्वायर और पोटेंशियल का आंसर है के क्यू बाय आर, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर होता था रो आर क्यूब बाय 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, उसमें एक आर कम कर दिया, पोटेंशियल का आंसर आ गया। ये स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर के लिए काम करेगा, स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर के लिए, स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर के लिए यानी अंदर के किसी पॉइंट के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू बाय 2 आर क्यूब ब्रैकेट 3 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, इसका ग्राफ भी देख लो। इसके ग्राफ के दो हिस्से हैं, पोटेंशियल अंदर इनसाइड वाले पोटेंशियल का आंसर फिर से लिख रहा हूं के क्यू बाय 2 आर क्यूब ब्रैकेट 3 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये जो टर्म है इसमें आर स्क्वायर का फंक्शन है, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ये पैराबोलिक ग्राफ दिखेगा। और बाहर जब आते हैं तो के क्यू बाय स्मॉल आर है, ये तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आ गया, 1 बाय आर का फंक्शन हो गया। तो पहले आपको क्वाड्रेटिक यानी कि पैराबोलिक ग्राफ दिखेगा, उल्टा पैराबोला है के क्यू बाय 2 आर क्यूब 3 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर उल्टा पैराबोला, और उसके बाद रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये 1 बाय आर का फंक्शन है और ये पैराबोलिक है, ठीक है, ये तो लिखा भी हुआ है 1 बाय आर। अगर सेंटर पे पोटेंशियल चाहिए तो स्मॉल आर को 0 कर दो इस रिजल्ट में, तो अगर स्मॉल आर की जगह 0 डाले अंदर इनसाइड वाले रिजल्ट में स्मॉल आर की जगह 0, तो 3 आर स्क्वायर ऊपर बचेगा, आर स्क्वायर से आर क्यूब काटे 3 ऊपर भेज दे तो 3 के क्यू बाय 2 आर। थोड़ा ध्यान से देखें तो ये बहुत फेमस और इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इस पे ध्यान देना आप। तो 1.5 के क्यू बाय आर है। अगर सरफेस पे पोटेंशियल निकाले तो यहां पे स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर, यहां स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर, दोनों में से कहीं भी लिख सकते हो, तो ये 2 आर स्क्वायर हो जाएगा, 2 से 2 आर से आर काट देंगे तो के क्यू बाय आर। इसमें स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर डालेंगे तो भी के क्यू बाय कैपिटल आर। तो आप देखो जो इनिशियल पॉइंट यानी सेंटर ऑफ द स्फीयर है वहां पे रिजल्ट 3/2 के क्यू बाय आर है, और जब तक सरफेस पे पहुंचे तब पोटेंशियल डिक्रीज होके 1 के क्यू बाय आर, मतलब
ये 1.5 kq/r से 1 kq/r वहां से सेंटर से सरफेस तक डिक्रीज होता है। मान लीजिए मेरे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज बेसन का लड्डू है, तो उसके सेंटर पे पोटेंशियल ज्यादा है। कितना है? 3/2 kq/r। और सरफेस पे पहुंचेंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज हो गया। कितना हो गया? kq/r। और फिर बाहर जाएंगे तो पोटेंशियल और डिक्रीज हो जाएगा, इंफिनिटी पे पोटेंशियल का वैल्यू 0 हो जाए। तो यहां से यहां तक 1.5 kq/r से 1 kq/r हुआ, 1 से आगे डिक्रीज होता गया, इंफिनिटी पहुंचते पहुंचते 0 हो गया। तो ये ग्राफ वैसा ही है, लेकिन फर्स्ट शेप है पैराबोलिक, क्योंकि -r² का फंक्शन है, इन्वर्ट पैराबोला, इन्वर्टेड है। और यहां पे 1/r का फंक्शन है, kq/r का रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये ग्राफ में दिस पॉइंट इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। स्मूथ कर्व है, कॉन्टिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। जबकि इसी में इलेक्ट्रिक फील्ड जब हमने बनाया था, बिल्कुल यही केस का, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे सीधा बढ़ता था, बाद में ऐसे डिक्रीज करता था। तो यहां पे कॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन बनाया था, ये पोटेंशियल का फंक्शन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर आया था कॉन्टिन्यूअस एंड नॉन डिफरेंशिएबल। कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। सवाल कैसे आते हैं उसको अब डिस्कस करते हैं हम लोग। अभी केवल पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। देखिए, देयर आर 27 ड्रॉप्स ऑफ कंडक्टिंग फ्लूइड, ईच हैज रेडियस r, दे आर चार्ज टू अ पोटेंशियल v0। तो अगर एक मेरे पास ड्रॉप है जिसका टोटल चार्ज q है, दिया नहीं है, हमने मान लिया, अज्यूम कर लिया चार्ज q है, लेकिन इसके सरफेस का पोटेंशियल v0 है और इसका रेडियस r है। इसका मतलब है kq/r का वैल्यू v0 होगा। ऐसे 27 ड्रॉप्स हैं, यानी टोटल चार्ज ऑफ 27 ड्रॉप्स टोटल चार्ज हो जाएगा 27q। एक ड्रॉप का चार्ज q मानना था, तो 27q 27 ड्रॉप्स का हो गया, सभी ड्रॉप्स को मिला दिया, तो टोटल वॉल्यूम सारे ड्रॉप्स का एक इनिशियल वाले का वॉल्यूम का 27 टाइम्स हो जाएगा। यानी 4/3 पाई नया रेडियस का क्यूब इक्वल टू 27 इंटू 4/3 पाई पुराने रेडियस का क्यूब। इससे मुझे नए 27 ड्रॉप्स को मिला के नया ड्रॉप जो बनेगा उसका रेडियस पता चल गया, 3r आ गया। तो हम लिखेंगे पोटेंशियल ऑफ न्यू ड्रॉप, वन लार्ज ड्रॉप। तो लार्ज ड्रॉप में पहला ड्रॉप जो पूरा एक ड्रॉप बना उसका चार्ज हो गया 27q और उसका नया रेडियस हो गया 3r। वैसे तो फॉर्मूला के नया चार्ज अपॉन नया रेडियस, तो नया चार्ज मिला के 27 का 27q और सारे चार्ज को मिला के नया वॉल्यूम बनाया, तो 27 टाइनी ड्रॉपलेट्स को मिला के एक ड्रॉप जो बना उसका रेडियस 3 टाइम्स आया। कैंसिल कर देंगे तो 9 kq/r। kq/r को हमने v0 बोला था, तो आंसर आ जाएगा 9 v0। आंसर हो गया। ये सब फॉर्मूले केवल सीधा सीधा है, सीधा फॉर्मूला बेस्ड कहानी। एक और सवाल देख लेते हैं, उससे फॉर्मूला कैसे यूज हो रहा है बस उसका आइडिया लगेगा। अ नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज चार्ज यूनिफॉर्मली। अ नॉन कंडक्टिंग यानी कि बेसन का लड्डू, इसको चार्ज यूनिफॉर्मली यानी डेंसिटी कांस्टेंट है, इसका चार्ज क्यू मान लेते हैं।
बोल रहा है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सरफेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज हाफ ऑफ द पोटेंशियल एट द सेंटर। तो पोटेंशियल सेंटर पे जो आता था वो 3/2 KQ/R होता है। तो हाफ ऑफ ये, अच्छा सरफेस पे होता है 1 KQ/R, तो हमको जो निकालना है पोटेंशियल एट पॉइंट P वो हो जाना चाहिए हाफ ऑफ दिस पोटेंशियल यानी 3/4 KQ/R। तो सरफेस के बाहर ही होगा क्योंकि सरफेस पे तो 1 होता है, ये 3/4 है तो 1 से भी कम चाहिए, तो यहां पे कहीं होगा। तो मैंने इस पॉइंट का डिस्टेंस कुछ स्मॉल r मान लिया। किसी भी आउटसाइड वाले पॉइंट P का पोटेंशियल का फॉर्मूला KQ/r इक्वल टू 3/4 KQ/R। KQ कट गए तो स्मॉल r का वैल्यू आया 4r/3। पूछा है सरफेस से कितना डिस्टेंस है, सरफेस खुद r डिस्टेंस पे होता है, तो 4r/3 आ गया है इसका वैल्यू। तो डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस इज r/3। माइनस करके दिखा देता हूं, पता चला एंटी हो गए कुछ लोग। ये बहुत अच्छा सवाल है, होमवर्क दे रहा हूं, बहुत ही अच्छा है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। बहुत अच्छा सवाल है, मजा आ जाएगा आपको। डीपीपी में भी डाल दूंगा ये सवाल। अब आप इस चैप्टर का मेन मुद्दा समझिए, जो हमने पोटेंशियल पढ़ा उसका मेन मुद्दा क्या है। ध्यान से सुनना, क्यों क्यों पढ़ रहे हैं, पोटेंशियल का क्या फायदा है, आराम आराम से समझना क्या बोला। हो सकता है ये लॉजिक कुछ बच्चों को समझ में आएगा, कुछ को नहीं भी आएगा, तो धीरे धीरे ग्रेजुअली पकड़ेंगे। मान लीजिए किसी भी इस चैप्टर में अभी तक आपने क्या देखा मेनली, मान लो कि इस चैप्टर में 5 चार्जेस हैं, तो इस चैप्टर में स्पेशली आप देखेंगे कि अगर 5 चार्जेस है तो 4 फिक्स्ड रहेंगे, ओनली 1 चार्ज इज मूविंग। ऐसा क्यों करते हैं कि 10 में से 9 रुके रहते हैं, एक ही मूविंग होता है? क्योंकि इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, मैग्नेटिज्म के नहीं। अगर 2-3 चार्ज रैंडमली चलते हैं तो मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से उनके आंसर में मैग्नेटिक फोर्सेस के भी इंटरैक्शंस को लेना पड़ता है, उससे उनकी पाथ की और उनके मोशन की प्रिडिक्टेबिलिटी खत्म होती है। जो अभी हमने पढ़ा उससे नहीं आते, तो फिर वो कैसे सॉल्व करेंगे वो बाद में सीखेंगे। अभी क्या सीख रहे हैं, अभी सीख रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इस चैप्टर में आपको मैंने पहले बताया कि यहां पे जितने भी चार्जेस हैं उनमें से मैक्सिमम एक ही चला सकते हो, ठीक है। कभी कभी देखेंगे 2 भी चलेंगे लेकिन एक ही चलेगा, देखना तुम 99.99 केसेस में। तो अब आप देखो, अगर सारे चार्जेस में से एक चल रहा है तो सारे फिक्स्ड है। किसी ने पूछा, देखो सवाल एनर्जी का कब यूज होता है, एनर्जी का यूज होता है जब वेलोसिटी पूछते हैं या एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का क्वेश्चन होता है। तो ध्यान से देखना मैं क्या बताना चाह रहा हूं। मान लीजिए 4 चार्जेस फिक्स्ड थे और एक चार्ज, या ऐसा बोल देते हैं, मान लो 100 चार्जेस फिक्स्ड हैं और 101 चार्ज को हमने 0.1 से छोड़ा। मान लो ये अट्रैक्ट होता हुआ चलते चलते 0.2 पे आ गया। मैंने पूछा वेलोसिटी बताओ, आपने कहा वेलोसिटी का सवाल पूछोगे डिस्प्लेसमेंट के ऊपर तो एनर्जी इक्वेशन लगा देंगे और पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट 0.1 इस पोटेंशियल एनर्जी एट प्लस काइनेटिक एनर्जी एट 0.2 कर देंगे। लेकिन जब मैंने पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना आपको सिखाया था तो मैंने बोला था अगर 101 चार्जेस है तो सबके जितने भी पॉसिबल पेयर है उन सबकी पोटेंशियल एनर्जी निकालो। लेकिन आप कहेंगे कि उन सारे पॉसिबल पेयर की पोटेंशियल एनर्जी तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी होती है,
लेकिन उनमें से 100 चार्ज ऐसे हैं जिनके पेयर के बीच में सेपरेशन चेंज ही नहीं हो रहा। मतलब वॉट एवर इज देयर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज देयर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल्सो सेम। जैसे यहां पे 7-8 चार्जेस आप देख रहे हैं, इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन, क्योंकि ये सारे चार्जेस फिक्स हैं तो इनके सेपरेशन में कोई चेंज नहीं आया, तो इनका पेयर इस क्वेश्चन को सॉल्व लेने के लिए कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि इस पेयर की मैं इनिशियल लिख दूं फाइनल में भी सेम लिख दूं तो कट जाएगा। तो किसी ने ऐसा सोचा यार ये तो बात सही है कि अगर मान लो हजारों चार्ज हैं तो सारे पेयर की निकालने की जरूरत कहां है, क्योंकि सारे पेयर तो आपस में पोटेंशियल एनर्जी चेंज ही नहीं कर रहे। तो पोटेंशियल एनर्जी कौन सी चेंज हो रही है? पोटेंशियल एनर्जी केवल इन चार्ज की सामने चलते वाले चार्ज के साथ पेयर में चेंज हो रही बस। मतलब इन 100 चार्ज का इस 101वें चार्ज के साथ जो पेयर बना, मतलब ओनली 100 पेयर्स आर चेंजिंग आउट ऑफ दीज 100 charges, so many number of pairs will be formed, but these pairs are not changing their energy. आपको अगर ये लॉजिक समझ में आया हो तो ऐसा सोचा, ऐसा इमेजिन किया, तो फिर ऐसा मान लेते हैं कि ये जो फिक्स्ड चार्जेस हैं ये पूरी दुनिया में अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हैं और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये चार्ज चलते आ रहा है। तो तुम बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे और जो आ रहा है चार्ज उससे मल्टीप्लाई करेंगे तब तो फोर्स आ जाएगा। तो फिर मैंने बोला चलो फिर स्टेटमेंट बदलते हैं, जो स्टेशनरी चार्ज होते हैं वो सब जगह पोटेंशियल बनाते हैं। क्या आपस में नहीं बनाते? अरे बनाते रहे, लेकिन आपस में हमें एनर्जी से कोई मतलब नहीं, हमको उनका पोटेंशियल पॉइंट 1 पे चाहिए। ये जो फिक्स्ड चार्जेस हैं उनका पोटेंशियल पॉइंट 1 पे निकाल दे। क्यों? चार्जेस जो फिक्स्ड है वो हमेशा एक फिक्स्ड पोटेंशियल पॉइंट 1 पे बनाएंगे। और जैसे ही ये 101वां चार्ज, मान लो ये चार्ज QA है और इन 100 चार्जेस ने मिलके यहां पोटेंशियल बनाया V1, तो आपने बोला पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज QA व्हेन इट इज केप्ट एट पॉइंट 1 इज QA इंटू V1। इन 100 चार्जेस ने पॉइंट 2 पर पोटेंशियल बनाया V2, तो जैसे ही चार्ज पॉइंट QA वाला चार्ज पॉइंट 2 पे पहुंचेगा तो उसका पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा QA इंटू V2। मैंने जो अभी आइडिया आपको दिया वो आपको ऐसे समझ लेना है कि आज से किसी भी सवाल में कुछ चार्जेस फिक्स होंगे और कुछ चार्जेस चल रहे होंगे, कुछ नहीं, एक चल रहा होगा। तो मैं आप इस स्टेटमेंट को लिख देता हूं और कहानी आप बना लीजिए खुद। क्या? इफ out of n charges only one charge is moving in the field of n minus 1 fixed charges from point 1 to, जो इस लॉजिक को समझ गया कि कभी सर आप बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी में सारे पेयर वाइज ऐड कर दो, कभी आप कहते हैं यार पोटेंशियल को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमें क्या पता चलेगा क्या करना है। आप देखो, जब पहले आज तक जितने भी सवाल कर रहे थे उसमें हम लोग पेयर वाइज तब ले रहे थे जब मुझे टोटल पोटेंशियल एनर्जी पूछी गई, लेकिन अगर क्वेश्चन सॉल्व करने में केवल काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात हो रही है, वेलोसिटी का सवाल आ रहा है, तब आपको क्या करना है कि n-1 जो फिक्स्ड चार्जेस हैं वो केवल पोटेंशियल बनाएंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मूविंग चार्ज एट पॉइंट 1 इज, मूविंग चार्ज को मल्टीप्लाई कर दो पोटेंशियल मेड बाय अगर कोई ये समझा तो मामला झिंगालाला हो गया है। अगर पॉइंट 1 का पोटेंशियल लिखोगे तो पॉइंट 1 पे आ गए। खेल समझ गए क्या? खेल समझ गए क्या? किसी भी सवाल में ऐसे हो गया, एक सर्कुलर रिंग है, रिंग का रेडियस r है, इससे 5r डिस्टेंस पे एक स्फीयर है
रिंग का चार्ज Q है, स्फीयर का चार्ज स्फीयर का रेडियस R है, स्फीयर का चार्ज -Q है। यहां पर एक चार्ज है पॉइंट 1 पर, इसका वैल्यू भी +Q है। यहां से रिंग को थोड़ा बड़ा बना देते हैं, ऐसा क्या। ये रिंग का रेडियस 3R है, इसके सेंटर पे चार्ज Q है। Q चार्ज को यहां से छोड़ दिया, यहां से चलते चलते वो 4R डिस्टेंस आगे आ गया। तो सवाल देखिए क्या क्या पूछ लिया। स्फीयर फिक्स्ड है, रिंग फिक्स्ड है, और ये रिंग यहां पे चार्ज +Q की है, ये स्फीयर चार्ज -Q का है, और यहां पॉइंट नंबर 1 है जहां पे +Q रखा है रिंग के सेंटर पे, और यहां पे पॉइंट नंबर 2 है, स्फीयर के सरफेस पे एक पॉइंट नंबर 2 है जो रिंग के सेंटर से 4R डिस्टेंस पे, स्फीयर के सेंटर से R डिस्टेंस पे, सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस 5R है, सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस 5R। टाइम हो गया क्या? टाइम हो गया। सवाल पूछा कि अगर ये जो चार्ज है ये यहां से छोड़ दिया और चलते चलते यहां पहुंचा तो कितने वेलोसिटी से पहुंचा है। यहां इनिशियल वेलोसिटी 0 है। आपको पॉइंट नंबर 1 पे रिंग का पोटेंशियल निकालना है। क्या रिंग के पोटेंशियल का फॉर्मूला आपके पास है? हाँ, KQ बाय रेडियस। और पॉइंट नंबर 1 पे स्फीयर का पोटेंशियल निकालना है। स्फीयर के पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है? KQ बाय डिस्टेंस। ये दोनों पोटेंशियल को यहां ऐड कर देंगे, इस चलते हुए 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पोटेंशियल एनर्जी आ गया। समझ में नहीं आ रहा? चलो इसको छोड़ दो। अगर नहीं आ रहा तो छोड़ दीजिए, अगर आ रहा है तो कर लीजिए। क्या करा कि अगर हमने पॉइंट 1 पे पोटेंशियल ऑफ रिंग लिखा प्लस पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर लिखा और मल्टीप्लाई जो चार्ज चल रहा है उससे करा। पॉइंट नंबर 2 पे पोटेंशियल ड्यू टू रिंग लिखा और पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर लिखा और पॉइंट Q से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आ गई, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आ गई। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अगर ये समझ गए तो ठीक, नहीं समझे तो नेक्स्ट क्लास में फिर से समझा देंगे। ठीक है भाई, नमस्कार।